हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ पीयूष एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेशन को फिर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो फटाफट लाइव जुड़ जाइए। 1110 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस आज फिर से हम करके लगभग इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ के एंड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो लर्नर जितनी भी प्रॉब्लम्स हुआ करें वो फटाफट डिस्कस कर लिया करिए, मेरे कमेंट ज़रूर पढ़ा करिए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में बिल्कुल ना रह पाए। ठीक है, इस रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ जो मैं रूल्स बताता रहता हूँ उनको आप नोट डाउन करते चला करिए, बाकी पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। डीजे बुक्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज़ इट, यू कैन डाउनलोड इट and use exam 10 code so that you can get the additional discount of 10%। ठीक है, चलिए स्लाइड्स को शुरू करते हैं, सवालों के आंसर्स देते रहिएगा फटाफट। 1081 नंबर का क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने है। द ऑफरिंग्स वर प्लेस्ड ऑन द आल्टर। अभी देखो ALTER रखा है यहाँ पे। ALTER का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज होता है ना, चेंज यूज होता है। द ऑफरिंग्स आर प्लेस ऑन द एल्टर। ALTER यहाँ पे गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा? ALTAR। एल्टर क्या होता है? कोई ऐसी मेज या फिर कोई ऐसी टेबल जो होली प्लेस पे रखी हो किसी भी, जैसे मान लो किसी मस्जिद में कोई बुक रखी है, किसी मस्जिद में कुरान रखी है, कुरान जिस टेबल पे रखी होगी वो क्या होगी? वो होगी एक होली टेबल, है ना, या उसको हम आल्टर बोलेंगे। किसी मंदिर में कोई टेबल रखी जिस पे कोई बुक रखी है, होली बुक, या फिर जिस पे ऑफरिंग चढ़ाई जाती है, वो क्या होती है? वो होता है ऑल्टर, है ना। तो ऑफरिंग्स हमेशा किस पे रखते हैं बेटा? ऑल्टर पे रखी जाती है, ऐसी चीज़ जो होली हो, जो पवित्र हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, समझते चलना फटाफट। ALTER हो जाता है चेंज, और ये है ALTAR, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। तो देखो फटाफट आंसर्स आते जा रहे हैं, आप भी आंसर जल्दी जल्दी करते जाओ और ट्राई करो कि सेकंड्स में ये आंसर आप भी कर पाओ। रियली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट। अब देखो बेटा, रियलिटी हर आदमी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे बैग से एक कॉपी निकाल लाओ, मैंने किसी फ्रेंड को बोला मेरे बैग से कॉपी निकाल लाओ, तो मैंने एक इंटेंशन से बोला कि कॉपी निकाल लाओ, मेरा फ्रेंड जानता है कि मैंने इसको कॉपी निकालने के लिए भेजा है, लेकिन मे भी जो दूसरा देखने वाला इंसान है उसको ये लगे कि कोई लड़का मेरे बैग से कोई चीज़ चोरी कर रहा है। सो रियलिटीज़ जो हम समझते हैं वो अलग अलग इंसान के हिसाब से वेरी कर सकती हैं, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, स्ट्रिक्टली, राइटली, वेगली। वेगली मतलब खराब तरीके से ये नहीं हो पाएगा, स्लाइटली मतलब हल्की तरह से ये भी नहीं हो पाएगा, स्ट्रिक्टली मतलब जब भी आप किसी भी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, जो बिलीव्स हैं उसके हिसाब से जो भी चीज़ें बोलते हो, दैट इज़ स्ट्रिक्टली। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए बेटा? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सारी डिटेल्स में या फिर एकदम एग्जैक्टली। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखिए 1083, मैनकाइंड डज नॉट नो दिस। मैनकाइंड सिंगुलर की तरह यूज होगा क्योंकि पूरा एक की बात हुई है। मैनकाइंड डज यहाँ पे सही है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। 1084, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूज्ड बाय मैन। अब देखो बेटा, एवरी है यहाँ पे, ईच है, मोस्ट है, एनी है। एनी नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव हो जाता है। मोस्ट लगाते अगर यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मोस्ट यहाँ पे लगाने से सेंटेंस की फ्रेमिंग हो जाएगी गलत। अब देखो, ईच और एवरी में से दोनों चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन एवरी का मतलब होता है इन जनरल, ईच का मतलब होता है हर एक पार्टिकुलर, मतलब स्पेसिफिकली, जैसे एकदम पॉइंट आउट करके। तो यहाँ पे एवरी और ईच दोनों ही सही हैं, तो जब एवरी भी सही है तो ज़बरदस्ती का हम ईच को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखते हैं 1085, द वाइस चांसलर कंग्रेचुलेटेड द ब्लाइंड स्टूडेंट फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब ये चीज़ याद रखना, बहुत बार तुमने पढ़ा भी होगा, शायद तुमको ये चीज़ मालूम ना हो, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो। कंग्रेचुलेशंस के साथ में, कंग्रेचुलेट के साथ में हम क्या लगा सकते हैं बेटा? ऑन लगा सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना इसमें हम कब क्या लगाते हैं, नहीं तो भूल जाओगे और कभी भी समझ में नहीं आ पाएगा। देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ किसी को, किसी की सक्सेस के लिए या फिर किसी अच्छे काम के लिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा बेटा? ऑन यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला द वाइस चांसलर कंग्रेचुलेटेड द ब्लाइंड स्टूडेंट ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसकी सक्सेस के लिए मैंने क्या किया? एग्जामिनेशन में उसकी सक्सेस के लिए मैंने उसको कंग्रेचुलेट कर दिया, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन हिज सक्सेस। अब देखो फॉर कब लगाते हैं, जैसे मान लो किसी की कोई अचीवमेंट है या फिर किसी ने कोई काम कर दिया, यानी कि यहाँ पे कोई वर्ब यूज हुई है,
ठीक है, जैसे मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर अटेंडिंग द सेमिनार, तो यहाँ पे अटेंडिंग यूज हो गया यानी कि वर्ब यूज हो गई, तब हम लगाएंगे फॉर। बात समझ में आ रही है? तो ऑन और फॉर इस तरह से लगता है कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ में, ये याद रखना। बहुत जगह पढ़ोगे लेकिन शायद इतना क्लियरली समझ में ना आए, बहुत रिसर्च के बाद में मैंने ये इजी से सेंटेंसेस निकाले हैं। ऑन और फॉर को इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वर्ब नहीं लगी हुई है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला देखो 1086, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बिलीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड मी। अब देखो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे देखो दो पास्ट की जब इवेंट्स होते हैं तो जो सबसे पहले हुआ रहता है उसको हम कैसा लगते हैं बेटा, उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुआ रहता है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब दो प्रेजेंट के इवेंट्स हुए हैं तो पहले जो सबसे हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। बात समझ में आ रही? जो सबसे पहले हुआ है प्रेजेंट में उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि यू हैव टोल्ड, ये सही है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हुआ उसको क्या लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। तो आई विल नॉट बिलीव नहीं, आई डू नॉट बिलीव सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 लेंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 1087, ड्यू टू द फॉल इन रियल एस्टेट प्राइसेस बिल्डर्स हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग मल्टी स्टोरीड ऑफिस बिल्डिंग्स। अब देखो खुद से ही रुक रहे हैं, है ना, कोई उनको कह नहीं रहा है और खुद से ही रोका है उन्होंने, तो फ्रॉम यहाँ पे नहीं लग पाएगा। बात समझ आ रही है? या फिर किसी और काम को नहीं रोक रहे हैं, या फिर किसी और को नहीं रोक रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बिल्डर्स हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग नहीं, बिल्डर्स हैव स्टॉप्ड कंस्ट्रक्टिंग मल्टी स्टोरीड ऑफिस बिल्डिंग्स। तो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड कंस्ट्रक्टिंग, ऑप्शन नंबर 3rd। 1088, not having practiced his lines, he cut an angry figure on the stage। अब देखो cut an angry figure नहीं, cut a sorry figure यहाँ पे सही होगा। देखो कट अ सॉरी फिगर एक इडियम होता है, हमने एक बार और पहले भी बात की थी इसकी। कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर अपीयरेंस होना कहीं पे भी, है ना। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कहीं पे कोई पर्टिकुलर अपीयरेंस होना। तो कट अ सॉरी फिगर यहाँ पे हो जाएगा, कोई अच्छी से प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए एक पर्टिकुलर सा अपीयरेंस, छोटा सा अपीयरेंस हुआ है उसका स्टेज पे। ठीक है, तो मतलब अच्छे से प्रैक्टिस किया होता तो एक अच्छा अपीयरेंस होता। कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सा कोई अपीयरेंस उसका हो गया अच्छे से प्रैक्टिस ना करने के कारण। ठीक है, चलो 1089, माई ब्रदर वुड ग्लैडली गिवन यू हिज कार इफ यू हैड आस्क्ड हिम। बहुत आसान सवाल है। अब देखो इफ के बाद में यहाँ क्या लिखा है, हैड आस्क्ड, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। इधर क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव V3। ठीक है, तो वुड ग्लैडली गिवन लिखा है, गलत है यहाँ पे, वुड हैव ग्लैडली गिवन ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 1090 पे चलते हैं। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। अब देखो बच्चों की हिम्मत बढ़ गई है, बच्चे टीचर को बता रहे हैं कि पैसेज एक्सप्लेन करो, मतलब बच्चा गुस्से में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखो कैसे, जो बच्चा होगा वो टीचर को कहेगा कि मुझे प्लीज पैसेज एक्सप्लेन कर दो, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, आस्क वाला चीज हो जाएगा। यार बच्चा पूछेगा ना, बच्चा दादा तो नहीं है टीचर का, तो बच्चा टीचर से पूछेगा, टीचर को कहेगा नहीं कि तुम मुझे समझाओ, क्योंकि बच्चे के चाचा विधायक नहीं है। ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा आंसर नंबर 1। चलो आगे देखते हैं। 1091, राम कुक्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू चीट अब्दुल। अब देखो यहाँ पे बहुत आसान सवाल है, बहुत मजा आने वाली है इसमें। कुक्ड का मतलब पका दिया, साजिश को पका दिया, कुकर में रखा, 4-5 सीटियां लगाई, राजमा की तरह कुक, जो कॉन्स्पिरेसी जो साजिश थी वो पक गई। क्या सही होगा, बिल्कुल नहीं। कल्टीवेटेड, उसने क्या किया, साजिश को ले गया खेत में, हल चलाया पहले, उसके बाद साजिश को बो दिया, उसने कल्टीवेशन कर दिया उसका, फिर काट दिया उसको। पॉसिबल है, नहीं है ना। फैब्रिकेटेड, उसने क्या किया, उसको सुई धागे से सिल दिया, बढ़िया फैब्रिकेट कर दिया अच्छे से, या फिर प्लास्टिक मोल्ड करके उसके ऊपर लगा दिया। पॉसिबल है, नहीं है। इलॉजिकल से सारे ऑप्शन है यार, है ना। तो कॉन्स्पिरेसी के साथ में क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी हैच की जाती है। हैच का मतलब क्या है, कोई भी प्लान बनाना सीक्रेट में, या फिर कोई भी प्लानिंग करना सीक्रेट में, उसको हम हैच बोलते हैं। तो हैच्ड हो जाएगा, राम हैच्ड कॉन्स्पिरेसी टू चीट अब्दुल, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। 1092, राजा इज अ बैड सिंगर। अच्छा, बुरा सिंगर है, यानी कि ना अच्छा गाता होगा ना अच्छा सुनता होगा। ठीक है, जनरल सी बात है, अच्छा सुनेगा तो अच्छा गाएगा भी। ही इज टोन डेफ। टोन डेफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। टोन डेफ का मतलब होता है जो अच्छी चीजों को समझ ही ना पाए, अच्छी चीजों को सुन ना पाए, उसको मालूम चल पाए कि क्या चीज अच्छा है क्या बुरा है म्यूजिकल नोट्स में। तो डेफिनेटली जब बैड सिंगर होगा तो म्यूजिकल नोट्स की बात होगी, यानी कि ही इज टोन डेफ, बिल्कुल सही है। नो इंप्रूवमेंट विल बी द आंसर।
1093 देखो, वेदर वी रियलाइज और नॉट वी आर कंटिन्यूअसली मेकिंग चॉइसेस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स। हम चाहे डिसाइड करें या ना करें, हम चाहे रियलाइज करें या ना करें, लेकिन हम हमेशा अपने जिंदगी में चॉइस रखते हैं। जैसे अभी तुम चाह रहे हो कि तुमको लग रहा है कि यार ये सेशन में मुझे शायद मेरे आंसर थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं तो मैं वापस चला जाऊं, तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर जाओगे और तुम यहां से वापस चले जाओगे, तुम ऑफलाइन चले जाओगे, तो तुम एक नंबर के थोड़े से बुद्धू कहलाओगे। बिकॉज तुम अगर एक आंसर गलत करते हो और बाकी 29 छोड़ के चले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी जैसा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली दो चीज़ें लिखी हैं। कंपैरेटिवली तो यार नहीं हो पाएगा, आपको मालूम हो चुका होगा। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड या बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में, वो भी नहीं होगा यहाँ पे। कॉन्स्टेंटली या फिर कंटिन्यूअसली में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो तुमको कंटिन्यूअसली ऑनलाइन बने रहना है। देखो पहली बात तो हो गई, कंटिन्यूअसली ऑनलाइन बने रहना है, इसका मतलब है कि लंबे टाइम तक बना रहना है बिना इंटरप्शन का, यानी कि नेटवर्क एरर हो तो भी तुमको वापस ऑनलाइन आ जाना है। ठीक, कंटिन्यूअसली का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए बने रहना इंटरप्शन के बिना। ठीक, कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, हमेशा करना वही चीज़ रिपीटेडली। तो क्या होता है, रियलाइज करें चाहे ना करें, हम क्या करते हैं, रिपीटेडली हर मोमेंट पे चॉइस करते हैं अपने लिए। तो कॉन्स्टेंटली हो जाएगा इसका सही आंसर, और कंटिन्यूअसली तुमको यहाँ पे बने रहना है। समझ आ गया? चलो 1094, वन नाइट दैट सैंक थ्रू द शाइनी वाटर। ठीक है, सैंक लगा है, सिंक सैंक संक यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ठीक है, आगे देखो, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैज नोन देम बिगैन टू क्विकली स्विम। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दिख गई मुझे, तो ही हैज नोन टू देम। अब देखो सिंस ही हैज नोन टू देम यानी कि पहले की बात हो रही होगी, और यहाँ पे पास्ट के भी पहले की, यानी कि इसको क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे बिगैन टू क्विकली स्विम गलत है। बिगैन के बाद में टू लगा है और टू के बाद में हम वर्ब लगाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लगाते हैं। तो टू के बाद में स्विम होना चाहिए, फिर होना चाहिए क्विकली। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट हो यहाँ पे, और यहाँ पे टू के साथ में स्विम हो फिर क्विकली हो, ऐसा ऑप्शन हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये बात जनरल है, बहुत मालूम चल गई होगी तुमको, तुम लोग भी होशियार हो चुके हो लगभग 1100 क्वेश्चंस करके। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नोन वाला ऑप्शन हम पहले तो प्रेफर करेंगे। देखो यहाँ पे हैव नोन लगा, ये गलत हो गया। न्यू देम गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है, ही हैड नोन देम बिगेन टू स्विम क्विकली। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं 1095 फटाफट से। हैविंग रन हेयर एंड देयर इन रेज ही स्टूड डिफीटेड, ही क्राइज सुप्रेस्ड इनटू सोब्स। ठीक है, यहाँ पे हेयर एंड देयर का मतलब क्या लिखा है, जब भी आप कोई चीज खोज रहे होते हैं तो यू रन हेयर एंड देयर। ठीक है, इन सर्च ऑफ समथिंग यू रन हेयर एंड देयर। अब टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया, टू एंड फ्रो का मतलब हो गया यहाँ वहाँ करना। ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब रिपीटेडली भी करना होता है। यहाँ पे फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर तक जाना, बहुत दूर दूर तक घूमना, इसका होता है फार एंड वाइड मतलब। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी में और इस तरह से इधर उधर भागना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन पता ही नहीं चल पाए कि आप किस तरफ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको मालूम ना चल पाए। तो रेज में यानी कि गुस्से में क्या करता है आदमी, इधर उधर ही भागता है, जो मर्जी कर देता है, उसको आइडिया नहीं लग पाता है। ठीक है, जैसे तुम मान लो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं, तुमने क्या किया, जल्दी में इधर उधर ना जाके तुमने सोचा कि चलो ऑफलाइन ही चले जाते हैं, तो तुमने बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया गुस्से में। ऐसा ही कुछ यहाँ पे कंडीशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। तो कहीं मत जाना, ऐसा कुछ भी प्रूव मत करना, ये क्वेश्चन कर रहा है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, जस्ट स्टे ऑनलाइन एंड कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, 1096 फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड, ये एक कहावत है और बहुत सच है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो आप उसके लिए सचेत हो जाते हो। जैसे अभी कोरोना वाली जो डिजीज़ है, आपको मालूम चल चुका है कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे, हैंड सैनिटाइज नहीं करोगे और लोगों से ऐसे ही मिलते रहोगे, गले मिलते रहोगे, पान खा के थूकते रहोगे, तो आपको कोरोना हो सकता है। तो अभी क्या किया, पहले से मालूम चल गया, इंडिकेशंस पहले से आ गए, लॉकडाउन हो गया पहले से, तो अभी हम क्या हैं, अच्छे से सिक्योर्ड बैठे हुए हैं घर पे। ठीक है, अगर यही मालूम ना चल पाता, इंडिकेशंस ना होते, तो क्या हो जाता, हम पढ़ चुके होते अब तक कोरोना के चपेट में। तो फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड, ये बिल्कुल सही है। जो पहले से सतर्क रहता है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट विल बी द आंसर। अगला देखो 1097, उसेन बोल्ट इज सेकंड टू वन एज एन एथलीट। यार तुमको मालूम है उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है। ठीक, तो क्या वो किसी और के सामने या फिर कोई और उसको सेकंड नंबर पे कर पाएगा? मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में कोई आ जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इन जनरल बात करो, उसेन बोल्ट इज सेकंड टू वन।
क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? जनरली है ही नहीं ऐसा पॉसिबल। तो सेकंड टू वन की जगह क्या होगा? सेकंड टू नन। किसी और से वो सेकंड नंबर पे आता ही नहीं है, कोई और सेकंड नंबर पे आ जाएगा, लेकिन उसेन बोल्ट कैन नॉट बी सेकंड टू एनीबॉडी। तो उसेन बोल्ट इज सेकंड टू नन एज एन एथलीट, किसी और से वो सेकंड नंबर पर नहीं आ सकता एज एन एथलीट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ आता चल रहा है? आंसर्स करते चलो ताकि मैं भी तुम्हारे कमेंट्स मॉनिटर करके समझ सकूं कि तुम्हें कितनी चीजें एग्जैक्टली समझ में आ रही है। ठीक है, जो ऑप्शन समझ में ना मेरे को बताते रहो कि इस ऑप्शन का क्या हो सकता है, तो मैं तुम्हें कमेंट्स में बताऊंगा। एंड मस्ट रीड माय कमेंट्स। योर क्लासेस की साइड से जो कमेंट्स आ रहे हैं दैट आर मेड बाय मी, सो प्लीज रीड देम। ठीक है, चलो। ही स्पोक एज दो हिज थ्रोट had suffered an injury। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू यूज टू had टुगेदर? यस, इट इज पॉसिबल। How is it possible to use two had together? Just have a look at this। देखो, हमको मालूम है, देखो has जो have होता है उसकी वर्ब फॉर्म होती है has, have, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है had, तीसरी फॉर्म होती है had। और आपको मालूम है जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? has, have और had। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की यानी कि had यूज किया, तो इसके पहले मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? has, have या had यूज करना पड़ेगा। अगर मैं पास्ट में बात करना चाहता हूं तो इसके पहले मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? had लगाना पड़ेगा, यानी कि दो दो had एक साथ आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। He spoke as though his throat had suffered an injury। अब यहाँ पे देखो, ये had से ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में हो गया, यहाँ पे suffered फिर ये गलत हो जाएगा, है ना। पास्ट परफेक्ट भी हो गया और यहाँ पे फिर से V3 लगा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे? एक had यूज होना चाहिए और एक V3 यूज होना चाहिए, तब ये पास्ट परफेक्ट में हो पाएगा। तो आंसर विल बी had suffered an injury। इसका मतलब ये नहीं कि had नहीं होता है, पर अगर had होगा तो फिर और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लग पाएगी, तो had suffered an injury सही हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, आई विल क्लियर यू एवरीथिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1099 All the family members of his are in Iranculum। अब देखो यहाँ पे बहुत आसान है, ये नाउंस में तुमने बहुत बार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान से देख लो। फैमिली मेंबर्स हम नहीं लिखते हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली हम लिखते हैं। हमेशा से यही प्रेफरेंस हमारी रही है और इसी चीज को याद रखो कि ऑल द फैमिली मेंबर्स की जगह हम क्या प्रेफर करते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, तो ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज आर इरांकुलम। अब क्या लिखेंगे? ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन इरांकुलम। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट दोस्त हिज तक है, इस चीज को याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन इरांकुलम। ठीक है, तो क्या लेंगे यहाँ पे आंसर? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर इन इरांकुलम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हम लिखते नहीं है तो इट विल बी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। और पोजीशन दिखाने के लिए हम 2 चीजें लगा सकते हैं, पहली लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, दूसरी लगा सकते हैं ऑफ इन जनरल। ठीक है, और बाकी भी तरीके होते हैं पोजीशन दिखाने के लिए जो एडजेक्टिव्स की तरह भी हो जाते हैं। ठीक, चलो 1100 वी आर विटनेसिंग नॉट ट्रियम्फ बट द ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे नॉट ट्रियम्फ बट द ब्रेकडाउन, यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। जब भी 2 डिफरेंट चीजें होती हैं, एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में बताया जाता है। देखो डेमोक्रेसी के रेफरेंस में बताया जा रहा है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट कितना है बेटा? एक कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और 2 क्वालिटीज यानी कि 2 चीजें बताई जा रही हैं, ट्रियम्फ यानी कि विजय और ब्रेकडाउन यानी कि टूट जाना। 2 चीजों की बात हो रही है। सो वी कैन नॉट यूज एनी वन आर्टिकल विद बोथ द वर्ड्स। एक आर्टिकल नहीं लगा सकते दोनों चीजों के साथ में, बिकॉज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जीत जाना और हार जाना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। सो वी हैव टू यूज 2 आर्टिकल्स विद ईच ऑफ देम। तो क्या होगा? नॉट द ट्रियम्फ बट द ब्रेकडाउन। इस तरह से सही हो पाएगा। तो आंसर क्या लेंगे? नॉट द ट्रियम्फ बट द ब्रेकडाउन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, चलो 1101 1100 क्वेश्चन खत्म। 1101 पे आते हैं, एकदम शगुन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये जरूर सही होना चाहिए बिकॉज ये शगुन है। ठीक है, सबका सही होना चाहिए। चलो, वो बिटाइड द यंगस्टर हु इज लेस देन रिस्पेक्टफुल। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है इसका? देखो, वो बिटाइड समबडी, ये एक इडियम है यार, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। वो बिटाइड समबडी का मतलब होता है जब भी आप किसी को वार्न करना चाहो कि अगर आपने ये काम किया तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, उसको हम बोलते हैं वो बिटाइड समवन। ये वो बिटाइड समवन यहाँ पे एक ईडियम है। इसका मतलब होता है अगर आपने ऐसा किया तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी या फिर आप परेशानी में आ जाओगे। ठीक है, कोई चीज़ करना जिससे आप परेशानी में आ जाओ या फिर कोई चीज़ ना ऐसी करना जिससे आप परेशानी में आ जाओ। जैसे आप अगर क्लास को ऐसे ही छोड़ के जाते रहेंगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली परेशानी में आ जाएंगे, बिकॉज रूल्स क्लियर तो हो ही नहीं पाएंगे ना यार, तो परेशानी फेस करनी पड़ जाएगी। तो वो बिटाइड समवन एक ईडियम ऐसा होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
4। ठीक है, चलो 1102 देखो, माई ऑफिस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब देखो दो चीजें होती हैं, विद इन अ स्टोन्स थ्रो और एट अ स्टोन्स थ्रो, दो चीजें होती हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत पास में होना कोई भी चीज का, ठीक है। अभी विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, बहुत कम डिस्टेंस पे होना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होना, किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर होना। अगर देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, माई ऑफिस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से मेरा जो ऑफिस है ये वो कितना है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ही है अगर हम यूनिवर्सिटी से देखें तो एट अ स्टोन्स थ्रो पे हम यहाँ पे डिस्टेंस नापने लगेंगे और विद इन अ स्टोन्स थ्रो पे हम बताते हैं कि ये मेरी रीच में है। तो दोनों चीजें सही होती हैं, यहाँ पे विद इन अ स्टोन्स थ्रो एकदम सही है, इसलिए हम यहाँ पे एट अ स्टोन्स थ्रो नहीं लगाएंगे और नो इंप्रूवमेंट को एज अ आंसर लेंगे। तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो भी एक्चुअली फ्रेज होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 1103, हरसेल्फ सॉ द थीफ। जिंदगी में कभी नहीं, ये बात मां कसम खा के सीख लो कि हरसेल्फ से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करोगे, चाहे इंटरव्यू में जाओ, चाहे किसी से बोल रहे हो या फिर डेफिनेटली यहां पे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये बात एकदम बढ़िया से समझ लो। यू कैन नॉट स्टार्ट एनी सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। यहाँ पे लड़की है तो हम क्या लगा देंगे, शी लगा देंगे, ठीक है। लड़का होता तो हम क्या लगा देते, ही लगा देते। क्या हो जाएगा, शी हरसेल्फ सॉ द थीफ। अभी शी के बाद में हम लगा सकते हैं रिफ्लेक्सिव, ऐसा अलाउड होता है, ठीक है। तो थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, क्वेश्चन ऑलरेडी गलत था, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है। चलो 1104 पे बात करते हैं, माई पेरेंट्स विल रीच दिल्ली बाय मंडे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत आसान सा रूल बता रहा हूं, याद रखना इसको, एकदम गुरु मंत्र टाइप का रूल है ये, और ये याद रख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बाय मंडे नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, बाय प्लस टाइम अगर कभी लिखा हो, ठीक है, बाय प्लस टाइम या फिर क्या लिखा हो बेटा, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, कोई भी बाय प्लस फ्यूचर टाइम लिखा हो। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट मंडे लिखा है, मंडे नेक्स्ट यानी कि अगला मंडे, जो बीत गया वो वाला मंडे नहीं, यानी कि बाय प्लस फ्यूचर टाइम लिखा है या फिर बाय प्लस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। जिंदगी में ये चीज याद रख लेना कि हमेशा ऐसे ही यूज करनी है, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्लस फ्यूचर टाइम लिखा है, क्या लिखेंगे, विल रीच मंडे नहीं, विल हैव रीच्ड लगाएंगे तब ये हो पाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, विल हैव रीच्ड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, ठीक है। चलो देखो 1105, आई थिंक सो ही विल कम टू द पार्टी। अब देखो यहाँ पे आप यूजुअली बोलने में लिखते हो, मतलब बोलने में आप यूज करते हो आई थिंक सो ऐसा हो जाएगा, आई थिंक सो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ग्रामेटिकली बेटा हो चुका है गलत। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, अगर आपने सो लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब है जो ये बात है ये पहले ही बताई जा चुकी है, तो यहाँ पे सो लगाते ये हो जाएगा गलत। समझ रहे हो, आई थिंक सो शी विल कम टू द पार्टी, अगर आई थिंक सो लगाया मतलब शी विल कम टू द पार्टी पहले लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाद में लिखा है तो सो हो गया यहाँ पे गलत, यानी कि सो यहाँ पे सो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक शी विल कम टू द पार्टी, सिंपली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, तो सो लगाने से ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक। चलो 1106, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। महा आसान सवाल लेकिन महा कंफ्यूजिंग सवाल। देखो इसको आसानी से कैसे करेंगे, हार्डली एंड हार्ड दो चीजें होती हैं। हार्ड का मतलब कठोर नहीं समझना है आपको, ठीक है, हार्डली का मतलब कठोरता से नहीं समझना है। देखो हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल से या फिर कोई काम जो बहुत मुश्किल हो, याद रखना, मुश्किल से या फिर मुश्किल होता है हार्ड का मतलब, ठीक है, याद रखना। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से या फिर ना के बराबर समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, समझ रहे हो बात, हार्डली का मतलब ना के बराबर, याद रखना इस चीज़ को, हार्डली मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत है, ना के बराबर आप समझना। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, डाई हार्डली का मतलब ना के बराबर नहीं, डाई हार्ड मतलब बहुत मुश्किल से, जो पुरानी हैबिट्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं, तो इट विल बी ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। याद रखना बेटा, ये बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, जब भी मुश्किल या मुश्किल से वाला सेंस होगा हमेशा क्या यूज करोगे, हार्ड। भले तुमको पढ़ने में गंदा लगे लेकिन तुमको तो क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो क्या लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ, हार्ड लगाना है हमेशा। जब भी मुश्किल से वाली चीज आएगी, जब भी ना के बराबर आएगा तो हार्डली लगा देना, अपनी खुशी भी थोड़ी सी मान लेना, ठीक है। चलो 1107, द बर्गलर ब्रोक इन द शॉप लास्ट नाइट। ब्रोक इन नहीं, ब्रोक इन नहीं, यहां पे क्या लगाते हैं, ब्रोक इनटू, ये होता है ईडियम। ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, ब्रोक इनटू समथिंग या फिर ब्रेक इनटू समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे घुस जाना फोर्सफुली या फिर जबरदस्ती घुस जाना या फिर इलीगली घुस जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू समथिंग, ठीक है। तो द बर्गलर, जो चोरकट टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो चोर चट्टे होते हैं वो क्या करते हैं,
वो शॉप में या फिर किसी भी घर में घुस जाते हैं, दैट इज फोर्सफुली। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रोक इनटू। इट्स एन इडियम, इट्स मीन्स to enter a building or any house with a force or by force. Got it? तो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. ठीक है। 1108 देखो, Nida was too clever to see through his tricks. अभी बहुत चालाक होगी तो क्या करेगी? उसकी जितनी भी ट्रिक्स होंगी वो सब उसको मालूम चल जाएंगी। तो see through the tricks का मतलब क्या होता है? सारी चालाकी जितनी भी आप कर रहे हैं वो सब पकड़ी जाए। ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम में चीटिंग करो और पीछे से टीचर आपको देख रहा हो, आप समझ ही ना पाओ, लेकिन पीछे से टीचर आके एक कंटाप मारे तो आप समझ जाओ कि अरे शिट, ये तो मेरी ट्रिक्स को पकड़ लिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। निदा वॉज टू क्लेवर, निदा बहुत क्लेवर थी, तो शी सॉ थ्रू हिज ट्रिक्स। तो यहाँ पे सी थ्रू हिज ट्रिक्स का मतलब क्या है कि चीज़ों को समझ जाना, जो भी आप ट्रिक्स खेल रहे हैं उसको कोई समझ जाए, तो दैट इज नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगला देखो 1109, टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास। बढ़िया सवाल है बिल्कुल। यहाँ बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है, कुछ खुद से भी ट्राई किया करो। 1109 देखो, इसमें एग्जाम्पलरी लिखा हुआ है, एग्जाम्पलीफाई लिखा है, आर एग्जाम्पल्स टू लिखा है, एग्जाम्पलीफिकेट लिखा हुआ है। बहुत खतरनाक तरीके से इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लो। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है कि कोई भी अगर एग्जाम्पल देने वाला हो तो वो होता है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पल देने वाला जो होता है वो एग्जाम्पलरी होता है। ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक टिपिकल एग्जाम्पल होना, है ना। वर्च्यूज क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास, तो टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास की जगह क्या लगाएंगे? टीचर्स एग्जाम्पलीफाई द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास होगा। ठीक है। टीचर्स आर एग्जाम्पलरी नहीं, टीचर्स एग्जाम्पल थोड़ी हैं। टीचर्स टीचर्स एग्जाम्पल देते नहीं हैं, दे एग्जाम्पलीफाई द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि दे शो द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास, दे शो द क्वालिटीज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है। चलो 1110 देखते हैं। 1110, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ बहादुर शाह जफर। अब देखो REIN लगा है यहाँ पे। REIN का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, REIN आपने देखा होगा, जो घोड़े होते हैं, जो हॉर्स होते हैं, उनकी नोज में और माउथ में एक मेटलिक बार लगा होता है, एक मेटल की छड़ी ऐसी लगी होती है छोटी सी, जिसमें एक लेदर का स्ट्रैप बंधा हुआ होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं, लेदर बैंड को बोलते हैं, जो उस मेटल से लगा होता है हॉर्स की नोज में, उसको हम बोलते हैं REIN, रीन। लेकिन जब भी किसी भी जो रूलर होता है उसके शासन की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? REIGN, रीन ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे रूलर की बात हो रही है, बहादुर शाह जफर की बात हो रही है, तो यहाँ पे रीन REIGN लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। अब देखो यहाँ पे इन द रीन ऑफ या फिर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, इसमें क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखो यार, ड्यूरिंग द रीन ऑफ लगाएंगे, बिकॉज इन द रीन ऑफ तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है ना। जब किसी के शासन काल की बात होती है ना, जैसे रीन है तो ड्यूरिंग लगाते हैं, इन द रीन ऑफ नहीं, ड्यूरिंग द रीन ऑफ। उसका जो शासन काल था यानी कि ड्यूरिंग, समझ आ रहा है? पूरा शासन काल जो था उसमें ऐसा हुआ था। ठीक। तो 1857 पूरे ड्यूरिंग वाले के साथ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर, 2 नहीं। ठीक है। तो आज के लिए 30 क्वेश्चंस खत्म। तो ऐसे ही आप आंसर्स करते रहिए, जैसे आप आंसर्स करते जाते हैं। बहुत सारे लर्नर्स लाइव होते हैं पर आंसर नहीं करते हैं, मेरे को गुस्सा आती है, बट स्टिल आप देखोगे कभी ना कभी आप आंसर्स करोगे ही। ठीक है। तो चलो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहो, इन PDFs को डाउनलोड करो और री प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम्स फर्दर आप फेस करो तो वीडियो को देख लो। अगर फिर भी ना समझ आए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, टू कमेंट मी, एंड आई एम देयर टू आंसर ऑल योर डाउट्स। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और इस स्लाइड को आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इफ़ यू विश कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छा स्कोर कर पाएं, एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फर्दर। थैंक यू, टेक केयर।